बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर एनआरओ जीत गया है, कौम हार गई है। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। नैब नवाज गठजोड़ किस तरह खुलकर सामने आया और उसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पूरी समाअत के अंदर क्या किरदार था, किस तरह के उन्होंने सवालात उठाए हैं, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ इस वक्त आपको इल्म है कि भुट्टो की फांसी का जो केस है उसको लेकर एक सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फायद ईसा बैठे हुए हैं और वो पुराने जो केसेस हैं वो उसको ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर काजी साहब बुरी तरह फंस गए हैं। किस तरह पतली गले से अब ये फरार होंगे, इस पर भी बात करेंगे। अब वो अगर फैसला गलत था तो फांसी किसको होगी, डी चौक पर यानी जर्नैलों को या उस वक्त के जजज को? ये एक बड़ा आम सवाल है, वरना क्या भुट्टो को इंसाफ मिल पाएगा? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो की जो फांसी का फैसला है वो गलत था और उस वक्त के एक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह जो है उन्होंने इसको तस्लीम भी किया। लेकिन उस रिकॉर्ड को लेकर सदर जरदारी ने अपने दौरे सदारत में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा आर्टिकल 186 के तहत, जिसके मुताबिक सदर अगर समझे कि कोई अवामी मफाद का मसला है तो वो एक सदारती रेफरेंस जो है वो उस पर राय ले सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके तहत इसकी समातें हुई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का उस वक्त तोती बोलता था, 5 समातें उनके दौर में हुई, फिर एक समात हुई और अब ये 11 साल के बाद दोबारा जो समातें हैं वो शुरू हुई है। लेकिन काजी साहब पर एक सवाल इस कौम का हमेशा कायम रहेगा, ड्रामेबाजी अदाकारी उसके अंदर शायद वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लेवल के अदाकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जिंदा तौर पे आप देखिए, यानी जो फौत हो चुके, जो शहीद हो चुके, जो भी आप जिस आपका जो भी एतकाद है उसके मुताबिक आप समझें, उनके केसेस को लेके काजी साहब जैसा जज बैठा हुआ है, इतना विल है। लेकिन दूसरी तरफ कल एक खातून को जिसका कसूर सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी शऊर के अलामत के तौर पे आगे आई है, उसके शौहर जो है वो कहता है नाक की लकीरें रगड़वाना चाहते हैं, वो रगड़वा लें। वो लाहौर से उसको क्वेटा भेजा गया है, लेकिन मजाल है काजी साहब पर जू रिंगे। हजारों लोगों को इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया है, लेकिन काजी 40 साल और 30 साल के पुराने मुकदमात वो देखना चाहता है। लेकिन उस ऐनक जो उसने लगाई हुई है वो इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, जो आइन और कानून को पांव तले रौंदा जा रहा है, जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, उस ऐनक से काजी साहब ये नहीं देख सकते। अब ये केस क्यों चला है, इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज है। एक तो ये है कि चूंकि इस वक्त जजेस और हमारे सारे इदारे वो देख रहे हैं कि इमरान खान बड़ा मकबूल है और तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान से अवाम की अकीदत है, मोहब्बत है और वो वोट के जरिए बदला लेना चाहते हैं। तो सारे इदारे इस वक्त लगे हुए हैं कि नवाज शरीफ उनको भी कुछ बयानियां मिले, चौथी मरतबा वो वजीर आजम बन सके और पीपल्स पार्टी को भी कुछ मिले, यानी वो पार्टनरशिप के अंदर एक तवील इक्तदार कायम किया जा सके। तो ये एक मफरूजा है। अब उसके अंदर जो नवाज शरीफ है उनको तो बरी करना है, तमाम केसेस के अंदर वो बरी हो चुके हैं। अब जो कल आप देखिए ना जिस अंदाज के अंदर नायली वाला केस टेकअप किया है काजी फायद ईसा ने, उसको कितनी परेशानी है कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ की तमाम रुकावटें कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले दूर करनी है। और वो सिलसिला आज हमने देखा है, वो बरी हो गए। और दूसरी तरफ जो है वो ये मामला है। अब ये एक बयानिया बन रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा भाई, उन्होंने भी तो इतनी खिदमत की है। तो काजी साहब जो है उन्होंने ये मफरूजा है, गलत है सही है, ये आप बताइएगा कि भाई इनको भी कुछ ना कुछ तो देना है। अब ये बेचारे पूरे 40 साल इनकी कारकर्दगी तो है नहीं, सिवाय करप्शन के, लूट मार के, ठेकों के खाने के, बैरून मुल्क जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग करके बनाने से और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर अयाशी के अपने बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हुई है। तो एक चोरी डकैती और लुटेरेपन की अलामत के तौर पर जरदारी साहब मिस्टर 10% से मिस्टर 70-80% हो गए, 100% हो गए। अब वो अलामत है तो लोग जो है वो पहचान गए। तो इस जो मुर्दा घोड़े हैं इनके अंदर भी कुछ जान डाली जाए।
तो ये मफरूजा ये है कि उनको भी काजी साहब अब भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, फांसी मिल गई और वो हुआ, और उस बुनियाद पे एक इलेक्शन बेचारों का और बन जाएगा। उसके अलावा ये क्या है? लेकिन काजी साहब ये गलती कर बैठे हैं, क्योंकि अब ये केस तो चलाया। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ यकीनन ज्यादती हुई है, ये बात तारीखी तौर पे तकरीबन साबित है। वो जो जजेस हैं, अगर ये प्रेशर ना होता तो अगर ये कत्ल का एक 109 के तहत किसी को नामजद करना, उसके अंदर सजाए मौत नहीं होती, या तो ऐसी एविडेंस हो जो नॉन रिबाटेबल हो। लेकिन अगर ऐसी एविडेंस है कि वो मशवरे के अंदर शामिल करके वो ज्यादती की गई जुल्फकार अली भुट्टो से, इस पर जो है मैं समझता हूं हर जी शऊर बंदा ये बात समझता है। लेकिन अगर साबित हो और कुछ ना कुछ एविडेंस मिले तो 109 के अंदर उम्र कैद की सजा का ऑप्शन भी मौजूद था। तो ये तो तय है कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, उनको नाजायज तौर पर जो है वो सजा दी गई। लेकिन अब ये केस खोलने का मकसद क्या है? यानी अदालतों ने गलत फैसला किया। कौम को ये तमाशा नहीं चाहिए काजी साहब, कौम को चाहिए कि अब वो किरदार चले गए, जुल्फकार अली भुट्टो भी चला गया, उसको फांसी हुई। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक, उसकी डेथ हो गई, वो उस वक्त जो है तैयारा हादसा हुआ। और फिर हमने देखा कि यहां पे जो है वो उस वक्त के जो जजेस है उनकी भी वफात हो गई है, जो मोस्टली उस बेंच का हिस्सा थे वो। तो अब ये केस आपने क्यों छेड़ा है सिवाय इसके? तो अब आपको फांसी देनी पड़ेगी उन किरदारों को, या तो अलामती फांसी आप दें उस वक्त के जर्नैल को या उस वक्त के जजेस को। यानी या तो आपको जर्नैलों को फांसी अलामती तौर पे देनी चाहिए, या फिर आपको जजेस पे, आप खुद कहते हैं डी चौक पे लटकाने का जो फैसला आया था वकार सेठ का, और फिर उनको फांसी देनी चाहिए, ये तो डी चौक की फांसियों का अलामती तौर पे आप खुद जिक्र करते रहे। तो अब काजी साहब मुश्किल में फंस गए हैं, निकल जाएंगे वो, लेकिन अब निकलना नहीं चाहिए उनको। यानी अलामती तौर पे जो भी जुल्फकार अली भुट्टो के मर्डर का या फांसी नाजायज उनको दी गई उसका जिम्मेदार है, अलामती तौर पर डी चौक पर उनको आपको लटकाना पड़ेगा, अगर आपको यह है कि इंसाफ देना है। वरना आप जो ये अदाकारी कर रहे हैं इसको अदाकारी समझा जाएगा, इसको ड्रामेबाजी समझा जाएगा, और इसका मतलब यह होगा कि काजी साहब सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल की खिदमत के लिए उनका बयानिया बना रहे हैं, उनका बयानिया। और आज ये अहमद रजा कसूरी, जिनके वालिद के मर्डर पर यह असल केस चला था, उन्होंने आज कहा भी है कि ये इलेक्शन पर असर अंदाज हो सकता है केस। काजी साहब, ये इलेक्शन के बाद सुन लीजिए, इतने 40 साल तो आपने गुजार ही दिए है ना, तो अब क्या हो जाता। लेकिन काजी साहब जल्दी में है इलेक्शन से पहले, अब और क्या जल्दी हो सकती है बयानिया देने के अलावा। तो ये मफरूजे हैं जी जो इस वक्त चल रहे हैं। देखते हैं काजी साहब इस पतली गली से कैसे निकलते हैं, चूंकि जो अदाकारी उनकी मशहूर है वो नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ है उनके लेवल की अदाकारी जो है वो कर सकते हैं। ये उनके बारे में मार्केट के अंदर जो है वो बातें की जाती है। अब दूसरी तरफ अल अजीजिया केस है। अल अजीजिया जो रेफरेंस है बेसिकली पनामा केस से ये निकला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत दी जब नायल किया नवाज शरीफ को, और साथ ही कहा कि ये रेफरेंसेस बनाए और इस पर कार्रवाई करें कानून के मुताबिक। तो उस वक्त नवाज शरीफ को 7 साल इसके अंदर सजा हुई। फिर जज अरशद मलिक की वो वीडियो बयान, फिर जज अरशद मलिक के वीडियो बयान का जिक्र होता है, लेकिन उस बयान हल्फी का जिक्र नहीं होता जो अरशद मलिक ने दिया कि किस तरह नून लीग ने उसको ब्लैकमेल किया। लेकिन यहां पर ये जो अल अजीजिया है, परवेज मुशर्रफ ने इनको निकाला और जो है वो जद्दा के अंदर इन्होंने ये स्टील मिल लगाई, अल अजीजिया स्टील मिल। अब ये जो है 2001 के अंदर जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने यह कायम की, जिसके बाद 2005 में हिल मेटल कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंस में इल्जाम लगाया था कि स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ थे, जबकि जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ ने हिल मेटल कंपनी से बतौर गिफ्ट 97% फवायद हासिल किए और बतौर कंपनी ओहदेदार तनख्वाह भी हासिल की, और कंपनी के नाम से इकामा भी उनके पास मौजूद था। ये जो इकामा सऊदी अरब में लफ्ज बोलते हैं और यूएई के अंदर इसको एमरेट आईडी बोलते हैं, अकामा ही होता है यानी रेजिडेंट वीजा होता है। अब यहां पे जो है वो जस्टिस आमर फारूक, अब असूली तौर में मुझे बताएं, चूंकि जब चोरों डाकुओं लुटेरों का गठजोड़ होता है, उन्होंने बैठना होता है, कानून साजी उन्होंने बनानी होती है। जैसे नैब के अंदर तरमीम की गई
और जिस यानी 35 बंद पेंचर लगाया गया नैब कानून को, अब उसके अंदर जिसका जो केस था उसने कहा ये दफा भी तब्दील कर दो, इसको भी तब्दील कर दो। अगर ये साबित करना इदारों का काम हो कि फलां बंदे ने जो है वो किस तरीके से पैसे मुंतकिल किए हैं, तो इसका मतलब है कि करप्शन का कानून खत्म कर दें, नैब बिल्कुल खत्म कर दें, FIA को भी खत्म कर दें बैन अल-अक़वामी लेवल पे, चूंकि ये साबित करना मुश्किल होता है, ये नामुमकिन के करीब बात है। भाई जब पता चल गया कि ये स्टील मिल थी शरीफ खानदान की, ये क्या आमिर फारूक को नहीं पता, ये कादी फायद ईसा को नहीं पता कि ये मिल तो शरीफ खानदान की थी? तो नवाज शरीफ जो है उसका कोई सबूत नहीं साथ मिलता। भाई कैसे नहीं मिलता? वो जो बेटा चला रहा है वो जब नवाज शरीफ का है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? क्या उस बेटे ने यह साबित किया कि उसके अब्बे ने या वो दादे के नाम पे, चूंकि एक फौत हो गया दादा और दादे के खाते खोल लिए कि दादे ने बराह रास्त अपने पोते को ये मुंतकिल किया। तो भाई हसन हुसैन नवाज से दादे को प्यार था, तो ये हमजा और सलमान शहबाज से नफरत थी। दादे के पोते थे अब्बास शरीफ और वो जो सारी दीगर जो इनके कदम हैं, इकट्ठा कारोबार था। तो ये दादे की जो शफकत है वो सिर्फ नवाज शरीफ जो वजीर आजम बनता रहा इस मुल्क का, उस औलाद से ज्यादा रगबत थी और बाकियों से कोई वो दुश्मनी थी। तो ये बात भी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चूंकि साबित नैब ने करना है, उस वक्त नैब कर रही थी चूंकि नवाज शरीफ को सजा देनी थी। अब नैब लेट गई है और अरबों रुपए का पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है। तो भाई उन सब से जो पहले थे वो अब बोल भी नहीं सकते, ज़ाहिर है उस वक्त के। अब JIT बनी, उसने तमाम इन्वेस्टिगेशन की, सजा हुई और अब NRO जो है वो जीत गया जी। नवाज शरीफ को आज बाइज्जत बरी किया और मिनटों के अंदर फैसला महफूज हुआ है। मिनटों के अंदर जनाब वो जज साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को इतनी जल्दी है, जो रोज इमरान खान के मुकदमात दबा के और फैसला महफूज करके बैठ जाता है, उन्हीं चंद मिनटों के अंदर उसने ये महफूज फैसला भी नहीं किया और सुना दिया है कि नवाज शरीफ बाइज्जत बरी किया जाता है। अब उसके अंदर उसने कहा कि हम इस केस को मेरिट पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आप मेरिट पर दलाल में कितना वक्त लेंगे? नैब प्रोसिक्यूटर, भाई नैब प्रोसिक्यूटर तो मुकमुका का हिस्सा है, नैब मुकमुका का हिस्सा है, और वो क्या करेंगे? क्या टाइम चाहिए? ये तो गोंगलुओं से पंजाबी में कहते हैं मिट्टी झाड़ना। मिट्टी झाड़ने के लिए थोड़ी देर खड़े हुए हैं, उनको तो दो सिर्फ जुमले चाहिए कि नवाज शरीफ आप मेरिट पर दलाल में कितना वक्त लेंगे? मैं अपने दलाल आधे पौने घंटे में मुकम्मल कर दूंगा। आप पौने घंटे में अपने दलाल मुकम्मल करें। अपील सुनने का यही मकसद होता है कि जो फैसला दिया गया है उसके लिए शवाहिद भी मौजूद थे या नहीं। ये है आमिर फारूक। नवाज शरीफ के बेटे के पास इतने जराए नहीं थे कि वो मिले लगा लेते नैब प्रोसिक्यूटर। ये बताएं कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे बनता है? यही बता रहा हूं कि नवाज शरीफ के बेटों के पास इतने जराए मौजूद नहीं थे नैब प्रोसिक्यूटर। मफरूजे पर तो बात नहीं हो सकती। ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से पैसा बैर भेजा। अब ये कौन साबित करे? आजकल तो हुंडी बहुत चलती है और वो कहते हैं कि स्टार जो बड़ा गवाह था वाजिद सियाह भी कह चुका है कि उसका कोई सबूत नहीं कि ये बात भी सामने कि नवाज शरीफ का कारोबार था। अब ये उसका बेटा कारोबार कर रहा है, इतनी उम्र है नहीं उनकी, वो उनको भी गोंगलू ही कहते थे। तो वो उस दौर के अंदर एक बंदा 10 साल का या 15 साल का बच्चा अगर अरबोपति है तो भाई उसकी जायदाद कहां से आई? उसके अब्बा जी से। तो ये बेनामी पैसा था नवाज शरीफ का। लेकिन इसके अंदर जो फैसले में बताया गया, अब इस पर जो है नैब ने सिर्फ ये बताना होता है कि कानूनी जराए बैंक के जरिए ये रकम बाहर भेजने का कोई सबूत नहीं है, ये बताना होता है। फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर ने बताना होता है कि रकम कैसे गई, कहां से आई, ये उनका काम होता है। जस्टिस आमिर फारूक जो है उनका जवाब जो है वो मौजूद था, लेकिन नैब ने इस तरीके से नहीं दिया बदकिस्मती से। और नैब नवाज गठजोड़ अंजाम को पहुंचा है। NRO के तहत ये जनाब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी, अब मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। उधर से काजी साहब ने कल का टेकअप कर लिया है तायाब नैली वाला, चूंकि नवाज शरीफ के रास्ते में जो भी रुकावट होगी ये पूरा सिस्टम नवाज शरीफ की नौकरी पे लगा हुआ है। और हजारों बेगुनाह जो इस वक्त कैद है उनके लिए जज वो नफरत अमेज और तहकीर अमेज लहजा इख्तियार कर रहे हैं, काजी साहब समेत।
तो पाकिस्तान का, आम पाकिस्तानियों का जो मुकाबला है जमहूरी आईनी तौर पे, वो किस कुमाश के लोगों से है, ये उनको ऑलरेडी अंदाजा हो रहा है। भारत, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।